चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बीती विभावरी जागरी। इसका हम लोग यहाँ पे पाठांत प्रश्न और उत्तर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप जो प्रश्न उत्तर देखेंगे आप इसे पढ़िए। आप चाहें तो एक परीक्षा में इसी प्रश्न उत्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हीं उत्तर का, और अगर आप चाहें तो अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न 1, इस कविता में जागरी किसके लिए आया है? कवि उसे क्यों जगाना चाहता है? उत्तर, जागरी सखी के लिए प्रयुक्त हुआ है और कवि बताना चाहता है कि सुबह हो गई है और सारा संसार अपने दैनिक क्रियाकलापों में लगा हुआ है। तू अभी तक सोई क्यों है जागरी? प्रश्न 2, भोर के समय तारों के डूबने और पक्षियों के कलरव को लेकर कवि ने क्या कल्पना की है? भोर मतलब सुबह। उत्तर, भोर के समय तारों के डूबने को लेकर कवि ने कल्पना की है कि जैसे कोई स्त्री सुबह पानी भरने पनघट पर जाती है और कुएं में घड़े को डुबो देती है, उसी प्रकार उषा रूपी स्त्री के आकाश रूपी पनघट में आने पर तारों रूपी घड़े डूब गए हैं। सुबह के सौंदर्य से आनंदित होकर पक्षियों के समूह कुल कुल बोलते हैं, अर्थात उनकी चहचहाहट से सारी प्रकृति गूंज उठी है। यहाँ पे गूंज होगा। प्रश्न 3, नायिका और प्रकृति में कवि क्या देखता है? उसकी सौंदर्य दृष्टि आपको कितनी प्रभावित करती है या कितना प्रभावित करती है? उत्तर, उषा नायिका नागरी की भांति आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घट को डुबो रही है। जैसे नायिका प्रातःकाल सरोवर में घड़े को भरने के लिए डुबोती है, उसी प्रकार उषा तारों को प्रकाश में विलीन कर रही है। प्रकृति की सौंदर्य दृष्टि बहुत प्रभावित करने वाली है, जिसने पानी भरने जैसे दैनिक कार्यकलापों को भी महत्वपूर्ण बना दिया है और उसे कविता का रूप देकर प्रकृति के अतुलनीय सौंदर्य का चित्रमय वर्णन किया है। इन पंक्तियों को पढ़ते ही पनघट पर पानी भरने जाती स्त्री का चित्र साकार हो उठता है। आगे देखिए प्रश्न 4, आंखों में भरे विहागरी का विश्लेषण करते हुए इसका सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यहाँ प्रातःकाल होने की सूचना देने के साथ साथ सखी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे सखी, सुबह हो गई है और सारा संसार अपने क्रियाकलापों में लगा है, पर तू अपने होठों पर कभी मंद न होने वाला राग लिए हुए और अपने केशों में सुगंधित वायु को समेटे तथा आंखों में रात की खुमारी लिए राग विहाग की खुमारी अभी तक सोई हुई है। तात्पर्य है कि तेरे होठों पर वह राग है जो कभी कम नहीं होता। सुवासित वायु तेरे केश राशि में बंधी है, फिर भी तू अपनी अलसाई आंखों में से निद्रा मगन है। अगर तू उठे तो चारों दिशाएं राग से गूंज उठे और वातावरण सुवासित हो जाए। प्रकृति का सौंदर्य मानवीय उमंग और उल्लास से और भी अधिक निखर उठे। राग का अर्थ प्रेम भी है, इसलिए अर्थ यह भी हो सकता है कि तेरे अंधरों पर प्रेम से भरी कभी हल्की न पड़ने वाली मुस्कान है और तेरा व्यक्तित्व मानवीय मूल्यों की सुगंध से परिपूर्ण है, पर न जाने क्यों तू अब तक अलसाई हुई सो रही है। प्रश्न 5, प्रस्तुत कविता राष्ट्रीय संदर्भ में क्या संकेत करती है? इसके राष्ट्रीय पक्ष को प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, यह तो सभी जानते हैं कि यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। उनके समय में भारत में अंग्रेजों का राज्य था और भारत में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ कवि, लेखक, रचनाकार भी जन जागरण के प्रयास कर रहे थे। प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भारतवासियों में
जागृति लाने के लिए भारत के उस गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया है जिसमें लोग अपनी आज़ादी बचाए रखने के लिए संघर्ष करते थे। इस कविता में भी हमें यह संकेत दिखाई पड़ता है। अंतिम पंक्तियों में अंधरों में अमंद राग और केशों में बंद मलयज से इसी व्यक्ति के सामर्थ्य का संकेत मिलता है। कवि ने आह्वान किया है कि सभी सामर्थ्य होते हुए भी सोए रहने का क्या मतलब, जबकि सारे संसार में हलचल हो रही है। तो फिर सो मत, जागो। प्रश्न 6, अध खिले फूल व रस भरी गागरी की समानता पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, यह लता भी अपने अध खिले फूल रूपी गगरी में नया रस भर लाई है। कली से फूल में बदलने की प्रक्रिया में अध खिले फल की आकृति कलश यानी गगरी जैसी हो गई है, यहां आकृति होगा, और बीच में ताजे रस से पूर्ण पराग होता है। अतः यहाँ अध खिले फूल और रस से भरी गगरी की समानता और एक सी दिखने के आधार पर रूपक खड़ा किया गया है। यहाँ लता को उषा के समान स्त्री रूप में प्रस्तुत किया गया है। मानवीकरण अलंकार है। प्रश्न 7, इस कविता में क्या प्रमुख है, प्रकृति, चित्रण या राष्ट्रीय उद्बोधन? तर्क सहित विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता में साधारण तौर पर तो सुबह का सौंदर्य का वर्णन दिखता है, परंतु वास्तव में कवि स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होकर देश को स्वतंत्र कराने के लिए जनता के पौरुष को जगाना चाह रहा है। वह कहता है कि स्वतंत्रता की सुबह होने को है। आकाश की लाली क्रांति की सूचक है। पक्षियों का कलरव स्वतंत्रता सेनानियों की पुकार है। कवि कहता है कि देशवासियों, अब वक्त आ गया है जागने का। स्वतंत्रता की हवा चल पड़ी है। क्रांति की इस लाली में सभी शामिल हो जाओ। यह वक्त चुप रहने का नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न 8, निम्नलिखित उदाहरणों में बताइए कि कौन सा अलंकार है और क्यों। क, चारु चंद्र की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार। ख, कंकन किनकिनी नुपुर धुनी सुनी, अनुप्रास अलंकार। ग, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, अनुप्रास और रूपक अलंकार। घ, चरण कमल बंद हरिराई, रूपक अलंकार। अंग, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय, यमक अलंकार। आइए हम लोग देखते हैं परीक्षोपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। आपने कविता पढ़ी। अब दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, इस कविता में भोर के सौंदर्य चित्रण का प्रमुख उद्देश्य किसको जगाना है? प्रेयसी को। प्रश्न 2, अंबर पनघट में तारा घट कौन डुबो रही है? उषा सुंदरी। प्रश्न 3, किसी समय जागने की बात कही गई है? उत्तर, प्रातः सुबह। प्रश्न 4, लताएं क्या भर लाई हैं? उत्तर, रस की गागर। प्रश्न 5, कौन आलस्य में सो रही है? उत्तर, सखी प्रेयसी। प्रश्न 6, भोर के सौंदर्य की किन 3 विशेषताओं को कवि ने प्रमुखता दी है? उत्तर, उषा काल होने से तारे डूबने लगे हैं, पक्षियों का समूह कलरव करने लगा है, लताएं भी अध खिले फूलों की गागर में नवरस भर रही हैं, अर्थात फूल खिल उठे हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 7, नायिका के सौंदर्य की किन विशेषताओं पर कवि ने बल दिया है? उत्तर, अंधरों में मंद न पड़ने वाला प्रेम भाव लिए,
केशों में सुगंधित वायु बंद किए, आंखों में रात्रिकालीन विहाग और अलसायापन लिए, नायिका का अभी तक सोना उपर्युक्त सौंदर्य की सहजता को दर्शा रहा है। प्रश्न 8, निम्नलिखित पंक्तियां ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का समुचित उत्तर दीजिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। क, विभावरी, अंबर, उषा, नागरी तथा घटे, घट शब्दों के अर्थ दीजिए। विभावरी का अर्थ है रात, अंबर आकाश, उषा सूर्य उदय से पूर्व का प्रकाश प्रातःकाल, नागरी स्त्री, घट घड़ा। आगे देखते हैं। ख, इन पंक्तियों से कौन सा दृश्य उभर रहा है? एक स्त्री पानी भरने के लिए पनघट में घड़ा डुबो रही है। ग, पनघट का हमारे गांवों में क्या उपयोग है? उत्तर, वह स्थान जहां कुएं से स्त्रियां पानी भरा करती हैं। घ, जागरी संबोधन के बहाने कवि सखी को क्या संकेत देना चाहता है? उत्तर, अब प्रायःकाल हो गया है, सोने का समय समाप्त हो गया है, प्रातःकाल, अब जागकर दैनिक कार्यों में लग जाना चाहिए। अंग, यहां प्रकृति किस रूप में व्यक्त हुई है? उत्तर, इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, अर्थात प्रकृति को मानव के रूप में व्यवहार करते दिखाया गया है। कवि ने यहाँ भोर के समय उषा के उदय और तारों के छिपने का वर्णन करने के लिए उषा को एक स्त्री के रूप में मानते हुए कल्पना की है, मानो उषा रूपी स्त्री तारों रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। च, अंबर, तारों व उषा में किसका आरोप किया गया है? उत्तर, अंबर पर पनघट का, तारों पर घट का व उषा में नागरी स्त्री का आरोप है। 6, नीचे 2 कॉलम है, एक ओर प्रकृति की चीजें हैं, दूसरी ओर उनसे समानता रखने वाली दूसरी ओर का क्रम ठीक कीजिए। देखिए, अंबर, तारा, उषा, स्त्री, पनघट, घट। अंबर से मिलता है पनघट, तारा होता है घट, उषा होती है स्त्री। अंबर, पनघट, तारा, घट, उषा, स्त्री। ठीक है। ज, पूर्वोक्त काव्य पंक्तियों का भाव सौंदर्य वर्णित कीजिए तथा कवि का आशय भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए रूपक अलंकार की योजना से भोर के समय का सुंदर बिंब खींचा है। भोर के समय उषा के उदय और तारों के छिपने का वर्णन करने के लिए उषा को एक स्त्री मानकर पूरा दृश्य चित्र मनोरम बना दिया है। इसका यह ही सौंदर्य है। प्रश्न 9, खक कुल 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 सा बोल रहा, किसले को अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। ऊपर दिए काव्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, ये हम लोग पढ़े, अब इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर होगा हम लोग वो करेंगे। क, फूल बनते समय अधखिला फूल कैसा लगता है? अधखिले फूल की आकृति कलश यानी गगरी सी हो जाती है। ख, प्रातः काल का आभास होते ही वातावरण में क्या परिवर्तन होने लगता है? उत्तर, पक्षीगण चहचहाने लगते हैं, धीरे धीरे सुबह की हवा के स्पर्श से कपलों में थिरकन होने लगती है और लता भी जैसे अपने नए अधखिले फूलों के रूप में रस की गगरी छलकाती झलकने लगती है। ग, पक्षियों की आवाज को यहाँ किससे दर्शाया गया है? उत्तर, पक्षियों की चहचहाने की आवाज को कलरव से दर्शाया गया है। घ, काव्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, प्रातः काल के दृश्य को वातावरण के माध्यम से दर्शाता कवि कह रहा है कि पक्षियों के कलरव सा स्वर सुनाई दे रहा है, कोपल के आंचल में थिरकन हो रही है,
अर्थात धीमी धीमी हवा से कोपलें थिरकने लगी हैं और यह लतिका बेल भी अपने अधखिले फूल रूपी गगरी में नया रस भर लाई है। इस प्रकार यहाँ कवि ने प्रातः काल के वातावरण की स्निग्धता को बहुत ही भावनामयता, चित्रमयता और कलात्मकता से अभिव्यक्त किया है। अंग, ऊपर दिए गए वाक्यांश की किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है? उत्तर, लो यह लतिका भी भर लाई मधुमुकुल नवल रस गागरी में लता को उषा के समान स्त्री रूप में प्रस्तुत करने से यहाँ मानवीकरण अलंकार है। च, मधुमुकुल नवल रस गागरी में कौन सा अलंकार है? उत्तर, मधुमुकुल नवल रस गागरी में रूपक अलंकार की सुंदर योजना है। आइए प्रश्न 10 देखते हैं। अंधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। ऊपर दिए काव्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, तू अब तक सोई आली कथन के पीछे कवि का मूल अभिप्राय क्या है? उत्तर, हे सखी, सुबह हो गई है, सारा संसार अपने क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से लग गया है। ख, अमंद का क्या अर्थ है? उत्तर, कभी न मंद पड़ने वाला राग। ग, अलकों में मलयज बंद कर सोने से यहां क्या आशय उभर रहा है? उत्तर, केशों में सुगंधित चंदन सी वायु को समेटे हुए सार ही है, अर्थात सुवासित वायु तेरे केशों में बंधी हैं, फिर भी तू अलसाई आंखें लिए निद्रा मगन है, मतलब सो रही है, आंख में नींद भरा हुआ है। घ, कवि का जगाने का संदेश समसामयिक संदर्भ में किस गुणार्थ का संकेत दे रहा है? उत्तर, यह वह समय था जब देश अंग्रेजों की दास्ता में जकड़ा हुआ था और समूचे राष्ट्र में आज़ादी का आंदोलन तेजी से छिड़ा हुआ था। राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ कवि, लेखक, रचनाकार भी जन जागरण के प्रयास में लगे थे। प्रसाद जी ने भी अपने नाटकों में भारतवासियों में जागृति लाने के लिए भारत के उस गौरवपूर्ण अतीत का वर्णन किया है जिसमें लोग आज़ादी बचाए रखने के लिए संघर्ष करते थे। इस कविता में भी यह ही गुणार्थ छिपा है। कवि ने अंतिम पंक्तियों में स्पष्ट लिखा है कि सभी सामर्थ्य होते हुए भी सोए रहने का क्या मतलब है, जबकि संसार में हलचल मची है, इसलिए यह जागरण का गीत है। अंग, राग शब्द के लिए विभिन्न अर्थ बताइए। उत्तर, राग का अर्थ संयुक्त में प्रयुक्त राग के साथ साथ व्यवहारिक अर्थ में अनुराग, प्रीति, प्रेम आदि भाव के रूप में भी है। प्रश्न 11, बीती विभावरी जागरी कविता के आधार पर बताइए कि यहाँ कवि भोर के सौंदर्य का चित्रण करते हुए किसे जगाने का संकेत कर रहा है। उत्तर, यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद रात्रि के व्यतीत होने पर प्रातः उषा काल में सूर्य किरणों के प्रस्फुरन से जिस सफर के होने का संकेत कर रहा है, इससे उसका सीधा आशय तो सखी को जगाने का है, किंतु अन्योक्ति भाव से यहाँ की देशवासियों को गुलामी, दास्ता रूपी रात्रि के व्यतीत होने व स्वाधीनता रूपी सुबह के आगमन के संकेत से देशवासियों को जगाने का भाव प्रस्तुत कर रहा है। सभी सामर्थ्य होने पर सोने का क्या अभिप्राय? जाकर सक्रियता से दास्ता के विरुद्ध उठ खड़े होने की बेला आ गई है, मतलब अपने आज़ादी के लिए अब लड़ने का समय है, आवाज उठाने का समय है। प्रश्न 12, किस समय जगने की बात की गई है? उत्तर, हे
प्रिय तारक गणों से जगमगाती रात बीत चुकी है। अब सोने का समय नहीं है, अब तू उठ। आकाश रूपी पनघट पैर पर उषा रूपी चतुर नारी तारों रूपी घड़ा डुबो रही है, जिससे घड़े में पानी भरते समय होने वाली गुड़गुड़ सी ध्वनि पक्षियों के कलरव के रूप में सुनाई पड़ती है। मंद वायु से वृक्षों की कोपलों के हिलने के रूप में उस उषा नागरी का आंचल हिलता दिख पड़ता है, अर्थात लता पर लगी कलियां खिलकर पुष्प बन गई हैं और उसमें मकरंद रूप रस भरपूर भर गया है। अतः प्रातःकालीन बेला में जाग जाना चाहिए। तू प्रेम की कभी मंद न पड़ने वाली मदिरा पिए हुए है, जिससे तेरे होंठ गहरी लालिमा से मंडित हैं। तेरे केशपाश में चंदन की सुगंध बंधी है, अर्थात तेरे केश चंदन की गंध से सुवासित है। तेरी आंखों में विहाग राग की खुमारी है, अर्थात जैसे विहाग राग गाने वाले व्यक्ति की आंखें खुमारी से भरी होती हैं। पर अब तो सोने का समय नहीं रहा, इसलिए तू अब झटपट उठ बैठ। प्रश्न 13, कविता की भाषा शैली पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। उत्तर, यह कविता खड़ी बोली में रचित है। इसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। यह शुद्ध साहित्यिक भाषा में रची गई है। कवि ने रूपक और उपमा अलंकारों के सार्थक, सहज और प्रभावी प्रयोग से कविता को इतना हृदयग्राही बना दिया है कि संस्कृतनिष्ठ भाषा होने पर भी कहीं दुरूहता और जटिलता नहीं आ पाई है। इसके विपरीत शब्दों का प्रयोग से अर्थ में गंभीरता आ गई है। कविता में अद्भुत संगीतात्मकता है, इसलिए इसे गाया जा सकता है। प्रश्न 14, कविता में प्रयुक्त किन अलंकारों का सार्थक व सहज प्रयोग किया हुआ है? उत्तर, कविता में निम्नलिखित अलंकारों का सार्थक और सहज प्रयोग हुआ है। 1, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, रूपक अलंकार। 2, खग कुल 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 सा बोल रहा, अनुप्रास, यमक तथा उपमा अलंकार। मधु मुकुल, अनुप्रास अलंकार। मधु मुकुल नवल रस गागरी, अनुप्रास और रूपक अलंकार। अंधरों में विहागरी, यहाँ कथन भंगिमा अर्थात बात को कहने का तरीका दृष्टिवय है, वक्रोक्ति अलंकार। प्रश्न 15, भोर के सौंदर्य की किन 3 विशेषताओं को कवि ने प्रमुखता दी है? उत्तर, कवि भोर के सौंदर्य के विषय में कहता है कि उषा रानी सुंदरी तारे रूपी घड़ों को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। पक्षी मधुर ध्वनि में चहचहा रहे हैं। प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंधित पवन से वृक्षों की कोमल पत्तियां झूमने लगी हैं। प्रश्न 16, नायिका के सौंदर्य की किन विशेषताओं पर कवि ने बल दिया है? उत्तर, कवि ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि नायिका के होठों पर अनुराग की लालिमा है। प्रेम क्रीड़ा के पश्चात भी उसके अंधरों की लालिमा फीकी नहीं पड़ी। उसके केशों में चंदन की सी गंध विद्यमान है। उसकी आंखों में अलसायापन सा है। प्रश्न 17, नायिका और प्रकृति में कवि क्या समानता देखता है? उत्तर, सुबह के समय हवा में सुगंध व्याप्त रहती है, उसी प्रकार नायिका के केशों में चंदन की गंध विद्यमान है। जिस प्रकार पक्षी चहचहाते हैं, उसी प्रकार नायिका के अंधरों पर संगीत थिरकता है। जिस प्रकार लतिकाओं पर रस युक्त कलियां विद्यमान हैं, उसी प्रकार नायिका का यौवन रस भी छलक रहा है। प्रश्न 18, आंखों में भरे विहागरी पंक्ति का अर्थ और सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विहाग एक विशिष्ट राग है जो अर्धरात्रि के पश्चात
वियोग श्रृंगार के भाव में गाया जाता है। आंखों में भरे विहागरी से तात्पर्य आंखों में वियोग के स्वप्न लिए हुए शयन करने से है। भाव यह है कि नायिका की आंखों में अलसाएपन का सौंदर्य विद्यमान है। प्रश्न 19, खग कुल 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 सा बोल रहा, काव्यांश में काव्य सौंदर्य अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, पक्षियों का कलरव को यानी कल कल की ध्वनि कवि ने कुल कुल कहा है। कुल का एक अर्थ है समूह, खग कुल पक्षियों का समूह तथा कुल कुल यहाँ पक्षियों की आवाज कलरव के अर्थ में प्रयुक्त है, अतः यमक अलंकार की योजना है। इसी तरह यह क पण की आवृत्ति से ध्वन्यात्मकता के कारण अनुप्रास की छटा भी दर्शनीय है। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न 20, बीती विभावरी जागरी कविता की भाषा की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, खड़ी बोली भाषा का साधिकार प्रयोग, यही आज की मानक भाषा भी है। कोमल शब्द, गुथे हुए अलंकार, प्रकृति का मोहक मानवीकरण, हृदय को छू देने वाली भावुकता तथा संगीतात्मकता, प्रकृति के प्रति कवि की गहरी आत्मीयता, प्रकृति वर्णन के साथ साथ राष्ट्रीय उद्बोधन कविता को महत्वपूर्ण बनाता है। प्रश्न 21, बीती विभावरी कविता के संदर्भ में संक्षेप में अपनी टिप्पणी कीजिए। उत्तर, यह कविता भोर के सौंदर्य पर रचित एक कोमल रचनात्मक कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति का सुंदर मानवीकरण करते हुए भी राष्ट्रीय जागरण के लिए उद्बोधन किया है। प्रश्न 22, इस कविता में किस समय का वर्णन है? शाम का, भोर का, दोपहर का, रात का? सही उत्तर है भोर का। प्रश्न 23, अधूरों में राग अमन पिए पंक्ति किसके बारे में कही गई है? भोर, मलयज, सखी, खगकुल? सही उत्तर है सखी। प्रश्न 24, नागरी कहकर कवि किसे संबोधित करना चाहता है? भंवरों को, भोर, सुंदर स्त्री को, हर व्यक्ति को? सही उत्तर है सुंदर स्त्री को। प्रश्न 25, प्रसाद जी की भाषा में संस्कृत के शब्दों की प्रधानता है? देशज, विदेशी, तत्सम, खड़ी बोली? सही उत्तर है तत्सम। प्रश्न 26, अंबर पनघट में डुबो रही पंक्ति किस अर्थ का संकेत दे रही है? क, तारे रूपी घड़े डूबते जा रहे हैं। ख, मधु भरी कलियां की नई नई रस से भरी गगरी। ग, पूर्व दिशा में उषा की लाली फैलने लगी है और तारे डूबते जा रहे हैं। घ, उषा में चतुर सुंदरी का आरोप किया गया है। ग, सही उत्तर है पूर्व दिशा में उषा की लाली फैलने लगी है और तारे डूबते जा रहे हैं। प्रश्न 27, खग कुल 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 सा में कौन सा अलंकार है? श्लेष, विरोधाभास, अनुप्रास तथा यमक, रूपक? सही उत्तर है अनुप्रास तथा यमक। प्रश्न 28, इस कविता में कवि अपनी प्रेयसी को क्या संबोधित करता है? क, तुम क्यों अपने सौंदर्य और माधुर्य को लेकर सो रही हो? ख, भोर हो रही है, सोने का समय नहीं है। ग, प्रकृति अपने समस्त सौंदर्य और संगीत के लिए जाग रही है। घ, प्रकृति के व्यवहार को जीवन में अपनाना चाहिए। सही उत्तर है क, तुम क्यों अपने सौंदर्य और माधुर्य को लेकर सो रही हो। प्रश्न 29, अंधरों में राग अमन पिए विहार गृह में कवि ने किस कथन भंगिमा का प्रयोग किया है? वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास, रूपकातिशयोक्ति, रूपक? सही उत्तर है वक्रोक्ति अलंकार। प्रश्न 30,
अलकों में मल्यज बंद किए पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। क, अपने केशों में चंदन की सुगंध समेटे। ख, मदिरा की भरी हुई सुराही उड़ेलते हुए। ग, केशों को खोलकर सोना। घ, कलिका रूपी रस से भरे घड़े लेकर आई, साथ में धीमी हवा भी। सही उत्तर है अपने केशों में चंदन की सुगंध समेटे। प्रश्न 31, मधु मुकुल नवल रस पूरा करो। नागरी, जागरी, लतिका, गागरी। सही उत्तर है गागरी। आगे देखिए प्रश्न 32, मधु मुकुल नवल रस गागरी पंक्ति में कवि का क्या तात्पर्य है? क, सुराही से पानी व मदिरा उड़ेलना। ख, मदिरा से भरी गगरी ले आई। ग, बेल पर नई नई रस भरी कलियां दिखाई देने लगी हैं। घ, भोर का समय अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। सही उत्तर है ग, बेल पर नई नई रस भरी कलियां दिखाई देने लगी है। प्रश्न 33, बीती बिवावरी जागरी कविता प्रसाद जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? क, कामायनी। ख, झरना। ग, लहर। घ, आंसू। सही उत्तर है ग, लहर। प्रश्न 34, प्रसाद ने बीती बिवावरी जागरी कविता में किस रूप को उजागर किया है? प्रकृति के सौंदर्य, अलंकारिक रूप को, अतिशयोक्ति, मानव व्यवहार को। सही उत्तर है प्रकृति के सौंदर्य को। प्रश्न 35, विहाग शब्द का अर्थ है एक राग, पक्षी, चतुर्पक्षी, सौंदर्य। सही उत्तर है एक राग। प्रश्न 36, इस कविता में प्रकृति का किया गया है सुंदर चित्रण, मनोरम चित्रण, मानवीकरण, अभेद रूप आरोप। सही उत्तर है मानवीकरण। प्रश्न 37, अंबर पनघट नागरी में अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा, मानवीकरण, रूपक, अर्थार्थन्यास। सही उत्तर है रूपक। प्रश्न 38, प्रसाद की प्रस्तुत कविता है हालावादी, रहस्यवादी, छायावादी, प्रयोगवादी। सही उत्तर है छायावादी। प्रश्न 39, कुल से क्या तात्पर्य है? क, वंश से जुड़ा हुआ। ख, जल अथवा मदिरा से भरी हुई सुराही को उड़ेलते हुए निकलने वाला स्वर। ग, संगीत का स्वर। घ, सपनों में सुगबुगाना। सही उत्तर है ख, जल अथवा मदिरा की भरी हुई सुराही को उड़ेलते हुए निकलने वाला स्वर। प्रश्न 40, इस कविता में शब्दों का प्रयोग से अर्थ में गंभीरता आ गई है। संगीतात्मक, समासयुक्त, विदेशी, सौंदर्य प्रधान। सही उत्तर है समासयुक्त। प्रश्न 41, कवि प्रसाद ने बीती बिवावरी जागरी कविता में प्रकृति के सौंदर्य का किया है रसपान, रसास्वादन, संगीतमय चित्रण, सहज। सही उत्तर है रसास्वादन। प्रश्न 42, ब्रज भाषा में रचित प्रसाद जी की रचनाएं में संग्रहित हैं चित्राधार, कामायनी, आंसू, महाराणा का महत्व। सही उत्तर है चित्राधार। प्रश्न 43, प्रसाद जी उच्च कोटि के हैं आलोचक, नाटककार, कलाकार, निबंधकार। सही उत्तर है नाटककार। प्रश्न 44, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी पंक्ति में सौंदर्य चित्रण किस प्रकार हुआ है? क, अभेद आरोप के रूप में। घ, तारों में घड़ों को और उषा में चतुर सुंदरी का अभेद आरोप किया गया है। उपमा अलंकार है मानवीकरण। सही उत्तर है तारों में घड़ों को और उषा में चतुर सुंदरी का अभेद आरोप किया गया है। प्रश्न 45,
प्रस्तुत कविता में कवि प्रसाद जी की प्रकृति के प्रति गहरी पाई जाती है। आत्मीयता, गंभीरता, जटिलता, कठिनता। सही उत्तर है आत्मीयता। प्रश्न 46, प्रस्तुत कविता में जहां तहां रूपक और उपमा अलंकारों ने को हृदयग्राही बना दिया है। लयात्मकता, दुर्होता और जटिलता, भाव कल्पना, संस्कृतनिष्ठ भाषा। सही उत्तर है भाव कल्पना। अब देखिए ये पाठ का यही प्रश्न उत्तर है जो परीक्षा में पूछा जाता है। अब ये पाठ हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपको कुछ पूछना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। हमारा यहाँ नंबर दिया गया है 9051378712। आप वहाँ पे हमें मैसेज करिए और पूछिए आपको क्या पूछना है, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप ट्यूशन सेंटर जाते होंगे, आप कॉलेज जाते होंगे या आप स्कूल जाते होंगे, तो वहाँ पे सबको बताइए कि हमारे चैनल से वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई ज़रिया नहीं है। और हमारे यहाँ आपको लाइन से सारा वीडियोस मिलता है। नीचे आप देख रहे होंगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स का स्क्रॉल हो रहा है कि हमारे चैनल में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप लाइन से सब पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा सहायता करना चाहते हैं, आप हमें कुछ डोनेशन देना चाहते हैं, तो आप हमें पेटीएम, गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से डोनेशन दे सकते हैं, जो भी एज अ ट्यूशन फीस या हमारी सहायता करने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियोज़ बना रहे हैं। तो जो चाहें वो हमारी मदद कर सकते हैं। हमारा पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर 9051378712 है, जो नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और हमारे चैनल में बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए, तो सभी को पढ़िए। धन्यवाद।